फरवरी 2023 में ही एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्लान दिया गया था, उसके कई बिंदु थे, लेकिन आप देखें अभी तक चीन के उस पीस प्लान के ऊपर न तो कोई प्रगति हुई। जहां तक हमारे सूत्रों का बताना है कि इस बारे में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई थी, उस दौरान भी चीन के पीस प्लान को लेकर खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके जो अधिकारी थे उनकी तरफ से टिप्पणी दी गई कि इस तरीके के बहुत सारे कागज मेज पर हैं, यानी उसे कोरे कागज से ज्यादा की अहमियत नहीं दी गई। लेकिन यहां आप देखिए 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, कीव में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, ज़ेलेंस्की कहते हैं, और उसके बाद से लगातार आप घटनाक्रम देखें, लगातार बयानों की कड़ियों को देखें तो उन कड़ियों के अंदर कहीं ना कहीं भारत की सक्रिय भूमिका भी देखने को मिलती है और लगातार भारत भी इस मामले के अंदर एक सक्रिय भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से उनके राजदूत का ये कहना कि ज़ेलेंस्की जल्दी ही भारत आना चाहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को की यात्रा को लेकर उन्हें चूंकि रूस जाना है, उससे ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान आता है कि भारत, ब्राजील और चीन इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जाना है तो वहां पर क्वाड की बैठक के अंदर भी इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, तो भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसमें जो सबसे बड़ी अहमियत है, आप देखिए कि जॉर्जिया मेलोनी अकेली नेता नहीं है जिन्होंने कहा था, बल्कि मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले तो कहा था कि पोप, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनना चाहिए जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता कराए, और ये बात उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से कही थी। तो भारत की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये तमाम चीजें मानी जाती हैं, और इसलिए मानी जाती हैं पल्लवी कि भारत ही एकमात्र देश है जिसके दोनों देशों के साथ में अच्छे संबंध भी हैं, यानी अमेरिका का जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं, बहुत अच्छे रणनीतिक संबंध हैं। इसके अलावा रूस के साथ भी उसकी रणनीतिक साझेदारी है, और ऐसे में भारत ही है जो दोनों खेमों के साथ में खुलकर संवाद भी कर सकता है, किसी तरीके का कोई दुराव छपा नहीं है। और इसीलिए अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी ये बात मानते हैं कि अगर रूस के साथ संवाद के कोई सेतु खोले जा सकते हैं तो भारत के माध्यम से वो सेतु खोलना ज्यादा बेहतर और आसान हो सकता है। जी करें कि ये जो पहल है भारत की, इस पहल के बाद इन दोनों देशों के बीच का जो वॉर है वो थम जाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल होगा पल्लवी, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो बैटल ग्राउंड के ऊपर चीजें बहुत डायनामिक हैं, यानी आप रूस और यूक्रेन के बीच जंग का मैदान इस समय देखें और उसका नक्शा देखें तो आपको लगेगा कि ये नक्शा जो है वो हर थोड़े दिन के अंदर बदल रहा है। यानी कुर्स्क के इलाके के अंदर यूक्रेन की फौजों का जो एडवांसमेंट है वो हो, या डोनियास्क के लोहांस्क के इलाके के साथ साथ खार्किव या सूमी के इलाके के अंदर रशियन फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हो, यानी दोनों ही इस समय जो है वो मैदान जंग के अंदर अपनी ताकत पूरी तरह से लगा रहे हैं। और ऐसे में जब लड़ाई बहुत डायनामिक होती है, लड़ाई की जो सूरत है वो बार बार बदल रही होती है, तब ऐसे में किसी शांति के फॉर्मूले को लेकर जो बातचीत होती है या जो उसका इंसेंटिव होता है वो है, और ऐसे में दोनों तरफ से जो जोर आजमाइश है वो चल रही है। लेकिन आप बयानों को देखिए, एक तरफ फौजें जो हैं वो लड़ाई जरूर कर रही हैं मैदान के अंदर, लेकिन दोनों ही तरफ से इस बात के को लेकर बयान आए हैं। चाहे राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से अपने पीस फार्मूले को लेकर बातचीत की गई हो, उन्होंने जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम थी उसके व्लादिवोस्तोक में, उसके मंच से उन्होंने न केवल भारत चीन और ब्राजील की मध्यस्थता को लेकर बातचीत कही थी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि ये लड़ाई खत्म हो सकती है अगर यूक्रेन जो है अपनी फौजों को पीछे ले ले तो। यानी रूस की तरफ से ये जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और इस लड़ाई को रोकने की, उसकी गेंद जो है वो यूक्रेन के पाले में डाली गई। लगभग ऐसा ही बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लड़ाई खत्म हो सकती है अगर रूस अपनी फौजों को पीछे ले ले तो। यानी इस लड़ाई के खत्म होने की संभावना को लेकर चर्चाएं अब ज्यादा बढ़ गई हैं, इस लड़ाई को खत्म करने की जरूरत को लेकर चर्चाएं बहुत बढ़ गई हैं। और इन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में एक परिप्रेक्ष्य में जरूर जोड़ा जाना चाहिए कि अमेरिका में चुनाव है, और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों ही कैंडिडेट रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी कई किस्म के बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस लड़ाई का भविष्य क्या कुछ होगा, राजनीतिक उठापटक किस तरीके से हो रही है, राजनीतिक बदलाव कहां कैसे हो रहे हैं, उससे भी काफी हद तक अब ये चीज इसलिए तय होना जरूरी हो गई है क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव है। और आप और हम जब आज बात कर रहे हैं तो इस लड़ाई को जल्द ही 930 दिन होने जा रहे हैं, यानी इतना लंबा वक्त ये लड़ाई पूरा करने जा रही है। और इस 930 दिन के वक्त के दौरान हजारों टन बारूद झोंका जा चुका है, हजारों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, और उसके बावजूद न तो यूक्रेन की हिम्मत टूटी है, न
रूस हारा है। तो ऐसे में ये लड़ाई अभी तक एक जीरो सम गेम के तौर पर नजर आ रही है, जिसके अंदर किसी के हाथ में कुछ भी हासिल नहीं कहा जा सकता है। और इस फटीग के दौरान ही कोशिश चल रही है कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए, क्योंकि इस लड़ाई को खत्म कराने को लेकर जो बयान है वो यूरोप की तरफ से सबसे जल्दी आ रहे हैं। एक बार फिर सर्दियों का मौसम आ रहा है। रूस के तेल और ईंधन और गैस के ऊपर यूरोप की निर्भरता काफी है। और आप देखें कि जर्मनी की तरफ से क्या बयान आए हैं, पोलैंड की तरफ से क्या बयान आए हैं, इटली की तरफ से क्या बयान आए हैं। ये यूरोप की प्रमुख इकोनॉमीज हैं और इनकी तरफ से जो आए बयान हैं ये बताते हैं कि इस लड़ाई के खत्म होने में वो अपना हित ज्यादा देख रहे हैं और बेहतर होगा कि भारत अपनी भूमिका निभाए। और हर कोई भारत से ये अपेक्षा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि भारत के दोनों के साथ में संबंध हैं और साथ साथ यूरोप के साथ भारत के संबंध हैं, कारोबारी संबंध हैं, साथ ही रूस के साथ भी भारत के कारोबारी संबंध हैं। इसलिए वो देश जो रूस के साथ बहुत अच्छा कारोबार रखता है, जिसके उसके साथ रणनीतिक संबंध है और जिसके नेता के साथ में उनके सीधे संवाद के संबंध हैं, वही देश सक्रिय भूमिका निभा सकता है। जी अच्छा, एक खबर प्रणय ये भी आई कि एनएसए अजीत डोभाल भी मॉस्को जाने वाले हैं। अब मैं ये समझना चाहूंगी कि हर जगह इस बात की चर्चा है, दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं कि एक तरीके से पीस के लिए ही वहां पर वो जा रहे हैं, शांति समझौते के लिए वहां पर जा रहे हैं, वहां पर बातचीत करेंगे जाके। तो क्या उनके वहां मॉस्को जाने का, यानी मॉस्को के दौरे का क्या एक रीजन अहम है, क्या वजह है, अगर इस पर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब जुलाई में मॉस्को के दौरे पर गए थे, रूस की यात्रा पर गए थे, तब भी एक एक्सटेंडेड मीटिंग भारत के एनएसए अजीत डोभाल की वहाँ भी हुई थी। उसके बाद भी उनकी जो बैठकें हैं वो उनके जो रशियन काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ होती रही हैं। इसके अलावा जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी तो उस दौरे में भी एनएसए अजीत डोभाल उसमें शामिल थे। चूंकि ब्रिक्स की शिखर बैठक होने वाली है रूस में इस बार और ब्रिक्स का भी एक एनएसए मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के लिए भी भारत के जो एनएसए हैं उनकी मुलाकात और उनकी यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता पल्लवी कि इसमें कहीं ना कहीं एक बैक चैनल जरूर चल रहा है, जिसके अंदर आप देखिए भारत शांति की बात जरूर कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक किसी तरीके का कोई पीस प्लान जो है या कोई शांति एजेंडा अपनी तरफ से नहीं थोपा है। क्योंकि शांति कब होगी, कैसे होगी, ये तो सबसे पहले वो जो दोनों वॉरिंग पार्टीज हैं, यानी जो लड़ाई के अंदर दोनों पक्ष हैं, सबसे पहले तो वो तय करेंगे कि वो किस कीमत के ऊपर और किन मुद्दों के ऊपर समझौता करना चाहते हैं। समझौते के लिए कोई भी तीसरा पक्ष जो है वो जमीन दे सकता है, वो बात करने का अवसर दे सकता है। और आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से कि उस दौरान जब भारत के अंदर G20 की बैठक हुई थी, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसके लिए सर्गेई लावरोव भी यहाँ पर आए थे और टोनी ब्लिंकन जो हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, वो भी भारत में थे। तो उस दौरान भी सर्गेई लावरोव और एंथनी ब्लिंकन के बीच में एक छोटी सी मुलाकात भारत में भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं भारत एक मीटिंग ग्राउंड बनता रहा है। भारत वो जमीन हो सकती है जहां पर जो दोनों पक्ष हैं वो बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। और भारत केवल अपने आप को उसी चीज के लिए प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है कि अगर बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप समझौता करना चाहते हैं, अगर आप इन्हीं मुद्दों के ऊपर रजामंदी दिखाना चाहते हैं और अगर आप इस बात से सहमत हैं कि समाधान का रास्ता मैदान जंग में नहीं निकलेगा बल्कि वो बातचीत की मेज पर निकलेगा, तो आइए आप यहां बात कर सकते हैं। और आपका अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जो कि हम कन्वे कर सकते हो, तो हम दोनों ही पक्षों से बात कर रहे हैं। और ये बातचीत के गलियारे जो हैं ये हमेशा खुले रहना चाहिए। भारत हमेशा इसका पक्षधर रहा है। और आप देखें कंसिस्टेंटली पल्लवी, फरवरी 2022 में जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, 24 फरवरी 2022 को, तब से लेकर भारत की एक ही कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि इस मुद्दे का समाधान बातचीत की मेज पे निकल सकता है, संवाद से निकल सकता है, कूटनीति से निकल सकता है, मैदान जंग से नहीं निकल सकता है। शुरुआत में भारत को पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, पश्चिमी देशों का जो ब्लॉक है, उसकी तरफ से ये कहा गया कि भारत तेल खरीदना अगर बंद कर दे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी इस बारे में बहुत सारी चीज़ें उनकी भी ये धारणा थी कि भारत अगर तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस के साथ में रूस जो है वो घुटनों पर आ सकता है और वो रूस को हरा सकते हैं। हालांकि भारत ने कभी इससे न तो इत्तेफाक दर्ज कराया, और आप खुद भी अगर देखें कि ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम जो सवाल हैं, ये भारत के लिए खड़े किए जाते हैं पल्लवी, लेकिन यूरोप बहुत सारा तेल खरीद रहा है, बहुत सारा जो ईंधन है वो अमेरिका के हितों के लिए भी कई जगह इस्तेमाल हो रहा है और ये रूसी तेल है। तो ये तमाम बंदिशें भारत के ऊपर, अपेक्षाएं आखिर क्यों लगाई जाती हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इस सवाल को भारत की तरफ से जब बताया भी गया, 23 अगस्त को जब मुलाकात हुई थी कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की, तब भारत की तरफ से दो टूक इस बारे में भी कहा गया कि अगर आपको ये लगता है कि तेल भारत खरीदना बंद कर देगा
और इससे लड़ाई खत्म हो सकती है, तो आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्थिक कारण अलग होते हैं लेकिन ये राजनीतिक कारणों से लड़ाई चल रही है और इस मामले के अंदर ये अपेक्षा गलत होगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं वो इस समय बातचीत की मेज पर है और कहीं ना कहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी अब इस मामले में इस अवसर को भी ट्राई करना चाहते हैं। जो पीस समिट है उसको लेकर भी जो यूक्रेन के राजदूत हैं उनकी तरफ से अपेक्षा जताई गई कि जो दूसरी यूक्रेन पीस समिट होगी उसमें उन्होंने ये अपेक्षा साफ तौर पर जताई कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के नेतृत्व की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन या एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन यदि होगा तो इससे इस मामले को सुलझाने में, इन शांति के प्रयासों के अंदर ज़्यादा कारगर भूमिका हो सकती है, एक ज़्यादा कारगर मदद मिल सकती है अगर भारत के प्रधानमंत्री समय निकाल लें इस यूक्रेन पीस समिट के लिए। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।